हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हमारे सराउंडिंग जो भी मैटर है उसे समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। तो आज हम उन्हीं थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को समझने के लिए जो सबसे पहले थ्योरी दी थी वो डेल्टन ने दी थी। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी थी वो थॉमसन ने दी थी, उसके बाद रदरफोर्ड ने, एंड लास्टली नील्स बोर ने। ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेल्टन से। तो डेल्टन जी क्या कहते थे? डेल्टन ने कहा कि जब भी हम जो मैटर लेते हैं और अगर हम उसे डिवाइड करना स्टार्ट करें, ठीक है, वी विल डिवाइड द मैटर इनफाइनाइट टाइम्स एंड eventually a stage will come when we will not be able to divide it further। ठीक है। सो जब हम उसे फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे, हम एक स्मॉलेस्ट यूनिट पर पहुंचेंगे और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहेंगे? एटम। और वो स्मॉलेस्ट यूनिट कैसी होती है? स्फेरिकल। ठीक है। तो जो मैटर का फंडामेंटल यूनिट है, डोल्टन ने क्या कहा कि वो स्फेरिकल होती है और क्या होती है? इनडिविजिबल। और इसी इनडिविजिबल यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम। ठीक है। तो डेल्टन ने कहा कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ठीक है। और वो कहता था कि एटम्स ही जो है वो हमारी फंडामेंटल यूनिट है, इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि इसके आगे और कोई पार्टिकल नहीं है। ओके। लेकिन जब हमने आगे और भी डिस्कवरी करी तो हमें क्या पता चला कि नहीं, एटम जो है वो फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है। आगे जाकर क्या हुआ? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई और इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो ये सब क्या हुआ? इसकी थ्योरी जो है इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। सेकेंडली, इसकी थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी? चार्ज। आपने देखा होगा कि जब हम ड्राई हेयर पर कॉम करते हैं तो वो कॉम क्या करती है? वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है। तो क्या होता है? एक तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। तो इस तरह के चार्ज को भी वो क्या, ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो क्या, इट कुड नॉट एक्सप्लेन चार्ज। ठीक है। तो ये सब तो इसकी लिमिटेशंस थी। ठीक है। और वन मोर लिमिटेशन वाज दैट कि आगे चलकर क्या हुआ कि आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स भी डिस्कवर हुए। और डाल्टन ने तो कहा था कि भाई एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट आइसोटोप्स में क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक ही एलिमेंट है पर उनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी स्लाइटली डिफर करती हैं और डाल्टन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ठीक है। तो उसके बाद अब किसका मॉडल आया? इसके बाद जो मॉडल आया था वो था जे जे थॉमसन का। तो जे जे थॉमसन ने क्या कहा कि एटम जो होता है वो क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर की तरह होता है और उसमें क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। जैसे कि ये देखो, ये स्फेयर है। ठीक है। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या है? नेगेटिव है। और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना है? जितना ही इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कर देते हैं न्यूट्रलाइज। ठीक है। और हम इसे समझने के लिए एक एनालॉजी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि एक वाटरमेलन है, उसका जो एडिबल पार्ट होता है हम उसे समझ सकते हैं कि वो सारा क्या है? वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो उसके सीड्स हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की तरह है। ठीक है। जो उसके अंदर एम्बेडेड है। ओके। तो थॉमसन मॉडल ने चार्ज को तो एक्सप्लेन कर दिया, बट आगे चलकर क्या हुआ
कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुए, तो उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। आगे जाकर के और भी जो भी डिस्कवरीज हुई उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल हम समझेंगे अब रदरफोर्ड का मॉडल, जिससे जो है वो एटम का स्ट्रक्चर जो है वो और क्लियरली डिफाइन हो पाया। ठीक है, सो रदरफोर्ड ने एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या किया, उसने एक बिल्कुल ही थिन गोल्ड फॉइल लिया। ठीक है, और उसे क्या किया, उसकी बॉम्बार्डमेंट की अल्फा पार्टिकल्स से। और अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स कुछ नहीं होते, बस क्या होते हैं, डबल चार्ज हीलियम एटम्स ही होते हैं वो। ठीक है, हीलियम आयंस। ठीक है, और ये कब एमिट होते हैं? जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके होता है तो ये हमें देखने को मिलता है कि वहां उसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। बीटा पार्टिकल्स भी होते हैं, गामा रेज भी होते हैं, बट फिलहाल जो है हम हीलियम हीलियम आयंस की बात कर रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और उससे बोmbardment कराई गोल्ड फॉइल की। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या उसने ऑब्जर्व करा। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या करा, वो स्ट्रेट ऐसे एज इट इज ही पास आउट हो गए उस फॉइल में से। ओके, और कुछ ने क्या किया, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट भी हुए कुछ, और कुछ का क्या हुआ कि वो 180 डिग्री से ही डिफ्लेक्ट हो गए, लाइक वेरी फ्यू। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 in 12,000। ठीक है, सो दीज आर द अल्फा पार्टिकल्स। और ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। ठीक है, तो जो भी अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास हुए, इससे हमें क्या पता चला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ऑब्वियसली अगर स्पेस एम्प्टी है जब भी तो वो पास आउट हुए एटम्स में से, और बिल्कुल ही फ्यू तो है वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए बाय स्मॉल एंगल्स। इसका क्या मतलब है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज, सॉरी, द पॉजिटिव चार्ज। अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो वो क्यों हुए, अल्फा पार्टिकल्स तो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो वो इसलिए ही डिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि अंदर भी कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या है, बिल्कुल ही स्मॉल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज occupies small space as compared to the size of the atom। और वेरी फ्यू क्या हुए, बिल्कुल ही 180 डिग्री के एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है एंड द मास ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, ये भी बिल्कुल स्मॉल स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, उससे कंक्लूजन निकला। ठीक है, तो अगर हमें एटम के साइज को समझना है तो हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए क्रिकेट ग्राउंड है। ठीक है, और उस क्रिकेट ग्राउंड को आप समझ सकते हैं एक एटम की तरह। ठीक है, वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो न्यूक्लियस को क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक बॉल, जिस बॉल से क्रिकेट खेलते हैं। मतलब कि देख लीजिए इतना डिफरेंस है कि न्यूक्लियस जो है वो बॉल जो है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज हाउ स्मॉल अ न्यूक्लियस इज।
एंड द होल ग्राउंड रिप्रेजेंट्स द एटम। सो इतना ज्यादा डिफरेंस है बिटवीन द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड द होल एटम। ठीक है। सो अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी, और रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसने ये सब बोला। ठीक है, तो लेकिन अब इसकी क्या लिमिटेशन सामने आई कि ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता है कि व्हेनेवर समथिंग रोटेट्स अराउंड अ पॉइंट, that thing keeps losing energy. Why? Because it keeps accelerating. अब कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। और वो क्या कहते हैं, वो उसके पास चार्ज भी है, तो वो क्या करेगा, रेडिएट भी तो करेगा, तो उसकी एनर्जी तो लूज होनी चाहिए, एंड इवेंचुअली दैट इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, और इसका क्या मतलब होगा, द एटम विल बी हाईली अनस्टेबल। बट ऐसा तो नहीं है, हम अपने सराउंड जो भी मैटर देख रहे हैं वो क्या है, स्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि एटम्स तो बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग चले तो एटम स्टेबल होना ही चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करेंगे, वो एनर्जी रेडिएट करेंगे, एंड दे शुड इवेंचुअली फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। बट दिस इज नॉट व्हाट दैट हैपेंस एक्चुअली। ओके, सो इसके बाद क्या आया, इसकी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए जो नेक्स्ट मॉडल था वो था नील बोर का एटम। ठीक है, सो बोर ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ही नहीं किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते कि रैंडमली कहीं भी ऑर्बिट करें। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि जो एटम्स है ना, एटम्स के जो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में। ऐसे नहीं, वो एक सर्टेन ऑर्बिट्स होते हैं जिसे हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं, खाली उसी में रिवॉल्व करते हैं। और जब उसमें रिवॉल्व करते हैं तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं होती है, इसलिए वो एनर्जी लूज नहीं करते हैं, इवेंचुअली एटम भी स्टेबल होता है। और इन ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल्स ही बोलते हैं। और हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर हम इन्हें नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 1 किसके लिए, के के लिए, एल, एम एंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, ये यही है जो हमारी सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। So if this is the nucleus, the positively charged nucleus, and these are the orbits। मान लीजिए k ऑर्बिट है, this one is L and this one is M ऑर्बिट। ठीक है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। सो बोर के मॉडल ने हमें ये तो बता दिया कि कैसे एटम्स जो हैं वो स्टेबल रहते हैं। और बट इसकी भी एक लिमिटेशन थी कि ये भी सिर्फ हाइड्रोजन एटम को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था। हाइड्रोजन एटम के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, जो कि हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से बाद में देखने को मिलता है कि तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद और भी इवॉल्व हुआ स्ट्रक्चर, तो अलग अलग मॉडल्स ने हमें इस तरह से एक्सप्लेन करा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, सो हमने देखा कि कैसे डाल्टन से हम बोर तक की जर्नी में हमने देखा कि कैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम इवॉल्व हुआ है। ठीक है, सो आई होप आप सबको आज का लेक्चर समझ आया हो। ठीक है, थैंक यू।